एक छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 45 दिन के भोजन की व्यवस्था है। 10 दिन के बाद 25 छात्र चले जाते हैं। बचे हुए छात्रों के लिए उसी दर से कितने दिन तक भोजन चलेगा? यानी पहले 150 छात्र थे और उनके पास 45 दिन का भोजन पर्याप्त था। उसके बाद 10 दिन के बाद 25 छात्र चले जाते हैं, तो अब छात्र कितने बचेंगे? 125। अब पूछा है कि ये भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। पहले हम यदि ऐसा सोचें कि 10 दिन के बाद ये 25 छात्र नहीं गए हैं, तो हमारे पास क्या होता? 150 छात्र पूरे के पूरे बने रहते और 10 दिन के बाद का ये कह रहा है 10 दिन के बाद, तो कुल 45 दिन थे, तो बाकी 35 दिनों तक ये 150 छात्र इनके लिए भोजन पर्याप्त था। यानी अब केवल इतना ही भोजन उस छात्रावास में बचा हुआ है। इसको अब कितने छात्र लेंगे? बचे हैं 125 छात्र, तो ये पता लगा लेते हैं कि 125 छात्रों के लिए ये भोजन कितने दिन तक चलेगा। 25 से काटेंगे 6 पर, ये 5 पर, 5 7 7 6 42 दिन तक ये भोजन चलेगा। √6 प्लस फिर √6 प्लस फिर √6, इस तरह से हमारे पास इन्फिनिटी यानी अनंत तक यही √6 चलता जा रहा है और बीच में सभी जगह प्लस का निशान है। इसकी हमें वैल्यू याद करनी है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि यहाँ पर 6 को हम बाहर निकालेंगे और इसके हम गुणनखंड करेंगे और फैक्टर ऐसे करेंगे जहाँ पर अंतर 1 हो। यानी 6 को क्या लिखा जा सकता है? 6 गुणा 1 भी लिखा जा सकता है। 6 को हम 3 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरह के गुणनखंड होते हैं, लेकिन यहाँ अंतर कितना है? 5 का अंतर है, इन दो के बीच अंतर 1 का है, तो ये गुणनखंड हम करेंगे 3 गुणा 2। अब इनमें से बड़ा है जो 3, वही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस पूरी इक्वेशन का आंसर क्या है? 3 है। अब बड़ी संख्या यहाँ पर ली है क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। यदि यहाँ पर सभी जगह माइनस माइनस होता, फिर हम छोटी संख्या लेते, तब 2 उत्तर हो जाता। A, B, C, D इन 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, तो B और D का गुणनफल कितना होगा ये बताना है। तो हमारे पास 4 संख्याएं हैं A, B, C, D, इनका औसत हमें दे रखा है 42। एक चीज़ हम जानते हैं कि जब जो औसत हमारा होता है वो बीच का नंबर होता है या बीच की संख्या होती है, माध्य होता है, तो यानी 42 बिल्कुल बीच में आएगा। 2 संख्याएं इधर होंगी, 2 इधर होंगी, ये बीच में 42। अब ये जो हमारी चारों संख्याएं हैं ये है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं हम जानते हैं एक अंक छोड़कर होती हैं, तो 42 से अगला अंक 43, फिर 1 छोड़कर 45, और इधर 43 से पहले विषम होती है 41 और ये होगी 39। या दूसरे शब्दों में कहे, इन चारों संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे 39, 41, 43, 45 और जोड़ को 4 से भाग करेंगे तो हमें 42 मिलेगा। ये हमारा औसत है। तो अब संख्याएं हमारे पास आ गई, बी और डी की गुणा करनी है। 41 को हमें 45 से गुणा करनी है, तो 45 का पहाड़ा पड़े, 45 एकम 45 हासिल 4, 45 चौके 180 और 4 184, तो 1845 ये आंसर होगा। कि एक कक्षा के 34 छात्रों का भार 46.5 किलोग्राम है। एक अध्यापक का भार और जोड़ लिया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का वजन पहले हमें दे रखा है कि 34 छात्र हैं उस कक्षा में और इनका औसत वजन है 46.5 किलोग्राम। अब एक अध्यापक का भार और जोड़ना, इसका मतलब व्यक्ति कितने हो गए? 34 छात्र थे, एक अध्यापक और हो गया है, तो अब कुल व्यक्ति हो गए 35। अब औसत कितना हो गया है? तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। 500 ग्राम का मतलब आधा किलोग्राम हो गया, तो 46.5 में हम आधा किलोग्राम जोड़ेंगे तो अब औसत हो गया है 47 किलोग्राम। जो यहाँ पर जो 35वां व्यक्ति आया है, नया अध्यापक आया है, उसने क्या किया है? जो वजन को बढ़ा दिया है आधा किलोग्राम सभी पर, लेकिन जो पहले औसत था 46.5 किलोग्राम, उतना वजन तो उसे लेके आना ही था। यानी नए अध्यापक ने क्या किया है कि ये 46.5 किलोग्राम ये वजन तो उसने मेंटेन किया है। या ऐसे समझे कि अध्यापक यदि 46.5 किलोग्राम का होता तो तब तो औसत 35 व्यक्तियों के लिए भी यही बनी रहती, लेकिन वो 46.5 किलोग्राम का नहीं है। यानी 46.5 किलोग्राम तो उसे लेके आना था पुराने वजन को मेंटेन करने के लिए, और जो एक्स्ट्रा वजन वो लेके आया उससे क्या हुआ है? औसत आधा किलोग्राम बढ़ गया है। अब आधा कितने पर बढ़ा है? 35 थे, सभी का औसत आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा उस अध्यापक का टोटल वजन। यानी 46.5 में हम कितना जोड़ देंगे? 35 का आधा होता है 17.5, यानी उस अध्यापक का वजन था 64 किलोग्राम। जब एक संख्या में 47.5% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम 590 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? तो ऐसे सवालों को आसानी से करने का तरीका होता है कि जो प्रतिशत दिया होता है 47 सही 1/2%, इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले इसको सोल्व करें। 47 दूना 94 और 1 95/2 है, और जब इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब दोनों को 5 पर काटेंगे तो 19 5 95 40, तो हमारी फ्रैक्शन बन गई
19/40, यानी ये इतना प्रतिशत और 19/40 एक ही बात है। अब क्वेश्चन इस तरह बन गया कि यदि संख्या 40 है तो उसमें हम 19 की वृद्धि कर रहे हैं, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 40 में जब हम 19 बढ़ाएंगे तो संख्या हो जाएगी 59, ये परिणाम निकलेगा। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? परिणाम निकलता है 590, यानी इस 59 की वैल्यू हो जाएगी 590। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इसका 10 गुना है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 10। अब पूछा है संख्या बताओ, तो संख्या कितने यूनिट है? ये नीचे वाला बेस होता है, ये होती है। तो 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब 1 की वैल्यू 10 हो तो 40 की वैल्यू हो जाती है 40 दाए 400, तो संख्या थी 400। 240 से 1000 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 5, 6, 7 से विभाजित हैं? तो 5, 6 और 7 से संख्या कोई कब भाग होगी? यानी हमें डायरेक्ट क्या है, इनका पहले एलसीएम लेना होगा। तो 5, 6, 7 इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीनों को हम आपस में डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो 5 6 के 30, 7 210। तो 210 ऐसी पहली संख्या है जो 5 से, 6 से और 7 से तीनों से भाग हो जाती है। लेकिन हमें बताना है इनके बीच, 240 से 1000 के बीच। तो या तो हम 210 का पहाड़ा लिखते हुए कैलकुलेट करें, या हम कोई एक ऐसा तरीका सीख सकते हैं कि बड़े नंबर हो तो भी हम निकाल सकेंगे। तो वो तरीका क्या होगा कि हम यह पता लगा लेते हैं कि 0 से 240 तक कितनी संख्याएं 210 से भाग होती हैं, और 0 से 1000 तक कितनी संख्याएं भाग होती हैं, फिर उनका अंतर ले लेंगे। यानी सीधा हम 240 को 210 से जब डिवाइड करते हैं तो कितने पर भाग जाता है? 1 पर। यानी 240 तक एक ही संख्या है, वो संख्या कौन सी है? 210, जो कि 210 से भाग हो जाती है। इसी तरह यदि हम 1000 को भी डिवाइड करें 210 से, तो 0 से 0 कटेगा, 21 चौके 84, 4 पॉइंट कुछ आएगा। यानी 4 संख्याएं ही ऐसी हैं जो 210 से पूरी भाग हो जाती हैं। कहाँ तक? 0 से 1000 के बीच। तो 4 संख्याएं हैं तो 1000 तक भाग होती हैं। एक संख्या है जो 240 तक, हमें बीच वाली लेनी है, तो इनके बीच का अंतर है। यानी 3 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 240 से 1000 तक 5, 6, 7 से पूरी भाग हो जाती हैं। 80 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:3 बनाने के लिए कितना पानी और मिलाना पड़ेगा? यानी शुरू में जो हमारा मिश्रण है मिल्क और वाटर का, वो 3:1 है। अब कहता है इसको हमें चेंज कर देना है, यानी मिल्क का तो रेशो हो जाएगा 2 और वाटर का हो जाएगा 3। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि इसने कहा है कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब जो दूध की मात्रा है या दूध का अनुपात है वो सेम रहेगा, उसके साथ कोई छेड़खानी हमने नहीं की है। तो पहला काम हम करेंगे कि दूध का अनुपात बराबर कर लेंगे। वो कैसे होगा? इस 3 को हमें 2 से गुणा करनी होगी, 6 बनेगा। इसको बनाने के लिए हम 3 से गुणा कर दें, तो 3 दूने 6, ये भी 3 दूना 6, दूध का अनुपात बराबर हो गया। लेकिन एक तरफा गुणा हम नहीं कर सकते गणित में, इधर भी हमें क्या करना होगा? 2 से गुणा करनी होगी। यहाँ 3 से की है तो यहाँ भी 3 से। अब देख रहे हैं अनुपात नया क्या हो गया है? 6 और पानी की मात्रा होगी 2। यहाँ दूसरी बार हमें अनुपात करना है 6:3 × 9। अब देख रहे हैं मिल्क का लेवल है वो सेम है, लेकिन यहाँ कितने की बढ़ोतरी हो गई? पानी पहले 2 था, अब 9, यानी 7 यूनिट हमें पानी और डालना होगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। हमें दे रखा है 80 लीटर का मिश्रण है पहले, और यहाँ टोटल मिश्रण कितना है? 6 और 2 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10। 7 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 10 7 70। तो 70 लीटर पानी हमें और मिलाना होगा। एक कार्यालय में 1/3 कर्मचारी महिलाएं हैं, 1/2 महिलाएं विवाहित हैं तथा 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। यदि 3/4 पुरुष विवाहित हों और 2/3 विवाहित पुरुषों के बच्चे हों तो कर्मचारियों का कितना हिस्सा बिना बच्चों वाला? तो फ्रैक्शन का काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ देख रहे हैं नीचे 3 है, 2 है, 3 है, यहाँ 4 है। तो 2 3 4 इनका एलसीएम होता है 12। तो हमारी कैलकुलेशन आसान से आसान हो इसलिए हम 12 का कोई मल्टीपल है वो टोटल कर्मचारी मान लेते हैं। तो 12 का यदि हम यह मान लेते हैं कि कुल 36 कर्मचारी हैं, तो मेल यानी मैन वुमेन अलग अलग हम लिख लेंगे। टोटल हैं 36, 1/3 कर्मचारी महिलाएं हैं। तो 36 का 1/3 होता है 12। तो 12 कुल महिलाएं हैं, पुरुष कितने हो जाएंगे? 24। अब आते हैं अगली डिटेल पर। 1/2 महिलाएं विवाहित हैं। यदि 12 में हम मैरिड और अनमैरिड लिखें तो 1/2 महिलाएं विवाहित हैं, यानी आधी हो गई। 6 मैरिड हैं और 6 अनमैरिड हैं। 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। ये जो 6 मैरिड हैं इनका 1/3, यानी इनमें 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनके बच्चे हैं, तो 4 ऐसी हो जाएंगी जिनके बच्चे नहीं हैं, किन में? मैरिड में। अब आते हैं पुरुषों पर। 3/4 पुरुष विवाहित हैं, तो इनमें भी हम यदि हम मैरिड और अनमैरिड लिखें, 24 का
3/4 कितना होता है? 18 होता है। तो 18 मैरिड हैं, इसका मतलब 6 अनमेरिड हैं, 2/3 विवाहित हैं। 2/3 12 का फिर हम 2/3 निकाल लेंगे आगे, तो 3 छिक्के 18 यानी 12 हो जाएंगे ये जिनके बच्चे हैं और 6 के बच्चे नहीं हैं। तो सारी डिटेल हमने लिख ली है। अब हमसे पूछा है कितना हिस्सा बिना बच्चों वाला है। तो बिना बच्चों वाले यानी पहले तो हम अनमैरिड देख लेते हैं। 6 तो महिलाएं हो गई और 6 ही पुरुष अनमैरिड हैं। ये 12 तो ये हो गए जिनके बच्चे नहीं हैं। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो मैरिड हैं, उनके बच्चे नहीं। 4 और 6 ये हो गए 10। तो 6 6 12 और 10 22। 22 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। कितने में से? 36 में से। तो 22/36 2 पर काटेंगे तो 11/18 ये हमारा आंसर होगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% ज़्यादा कुशल हो तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा? तो हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है और एक चीज़ इनके बीच हमें जो कुशलता है उसकी तुलना दे रखी है कि बी ए से 25% ज़्यादा कुशल है। इसका मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। इसका मतलब ए यदि एक दिन में 4 काम करता है तो बी 1 ज़्यादा कर देता है। तो हम यह मान लेते हैं कि ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 5 काम करता है। अब इसी काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो पहले हमें चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलता है? कितने दिन लग रहे हैं ए को? 10 दिन। उसकी क्षमता कितनी है? 4 है। तो इसको गुणा करेंगे 40, ये है टोटल काम। इस 40 काम को बी 5 कुशलता के साथ कितने दिन में कर देगा? 8 दिन में। तो ये हमारा आंसर होगा। किसी वस्तु को 7% लाभ तथा 6% हानि पर बेचने से प्राप्त दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 104 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना है? यानी जब हम इसको 7% लाभ पर बेचते हैं और उसके बाद 6% हानि पर, तो 2 विक्रय मूल्य प्राप्त हो गए, दोनों में अंतर है 104। तो जब हम 7% लाभ पर बेचते हैं किसी वस्तु को तो 100% पर हमने खरीदी होती है वस्तु, यानी कॉस्ट प्राइस है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। अब हमने इस 100% के ऊपर 7% लाभ प्राप्त कर लिया, यानी हमने वस्तु को 107% में बेचा है। फिर दूसरी बार हमने उसको बेचा है 6% हानि पर। तो 100% वाली जब 6% हानि में बिकेगी तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 94%। यहाँ कितने का अंतर है दोनों के बीच? हम देख रहे हैं 13% का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, जब रुपयों में बात आती है तो 104 का अंतर है, तो हम इस 13 को ही 104 के इक्वल पुट कर देंगे। इससे हमें 1% की वैल्यू मिल जाएगी। 13 8 104 होते हैं। अब हमसे पूछा है क्रय मूल्य, वो होता है अपने आप में 100%। 1% की वैल्यू 8 है तो 100% की वैल्यू 800। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है 800 रुपये। एक खेत में आयत के आकार की जल की डिग्गी में 1,20,000 लीटर जल है। यदि डिग्गी की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर हो तो डिग्गी में जल कितना गहरा है? तो ये जो हमें जल की मात्रा दे रखी है 1,20,000 लीटर, ये डिग्गी का हो जाएगा आयतन। तो आयतन हमें दे दिया कि 1,20,000 लीटर है। अब ये हम देख रहे हैं इसकी शेप जो है कि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है, तो 3D हो गया, यानी हमें ये शेप है, ये घनाभ के आकार की है। अब घनाभ का आयतन निकलता है, वो निकलता है मीटर क्यूब में या किलोमीटर क्यूब में, यानी पावर 3 होती है। तो इसको जो हमें ये लीटर दे रखा है इसको भी हम घन मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 घन मीटर में हमें पता है 1000 लीटर पानी होता है, तो इसको 1000 से भाग दे देंगे तो ये हो गया 120 मीटर क्यूब, इतना इसमें पानी है। अब आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L गुणा B गुणा H, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की गुणा करते हैं तो हमें टोटल आयतन मिल जाता है। आयतन है कितना? 120 मीटर क्यूब। लंबाई चौड़ाई हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 8 और 5, तो 8 गुणा 5। हाइट हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो 8 5 40, तो 120 इधर आके ये बटे में लगेगा 40, 3, तो डिग्गी में 3 मीटर जल वो गहरा है। एक 1200 मीटर लंबी रेल 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है। रेल की चाल बताएं। तो एक तो हमें प्लेटफॉर्म दे रखा है 800 मीटर लंबा और एक हमारे पास रेल है, रेल की लंबाई है 1200 मीटर। एक चीज़ अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये मान लेते हैं कि रेल का आगे का हिस्सा है, ये इंजन है रेल का। ये जब यहाँ पहुँचेगा इस जगह पर, यानी रेल पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुकी है, तो तब ये प्लेटफॉर्म पार नहीं होगा। प्लेटफॉर्म पार कब होता है कि ट्रेन का पूरा हिस्सा इस प्लेटफॉर्म से आगे चला जाए। यानी कहने का मतलब कि रेलगाड़ी को ये 800 मीटर ये तो डिस्टेंस कवर करना ही है, 1200 मीटर खुद को इतना आगे ले जाना पड़ेगा, 1200 मीटर, तब ये प्लेटफॉर्म पूरा पार होता है। यानी ट्रेन को कुल 800 और 1200 2000 मीटर ये उसने कुल दूरी तय करनी है। हमें बताना है रेल की चाल। चाल होता है दूरी बटे समय। समय कितना लग रहा है? 40 सेकंड। तो 0 से 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 50 चौके 200,
तो रेल की चाल है 50 मीटर पर सेकेंड। ए सी से 50% बड़ा है तथा बी सी से 25% बड़ा है। तो बताएं ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। यानी हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। पहले दे रखा है ए सी से 50% बड़ा है, तो हम यह मान लेते हैं कि सी अपने आप में 100 यूनिट है। तो ए है वो सी से 50% ज़्यादा है। 100 का 50% होता है 50, तो ए कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, यानी ए का मान हो गया 150 यूनिट। इसी तरह बी सी से 25% बड़ा है। 100 का 25% क्या होता है, 25 होता है, तो बी सी से 25 ज़्यादा, यानी बी हो गया 125। अब पूछ लिया ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो यहाँ यूनिट में हम देख रहे हैं ए बी से 25 ज़्यादा है। अब प्रतिशत में बताएंगे तो प्रतिशत किस पर निकालेंगे, जिससे बड़ा होता है। 125 से बड़ा है 150, तो 125 पर ही हम परसेंटेज निकाल देंगे। तो 25 पंजे 125, 20 पंजे 100, तो ए बी से 20% बड़ा है। 2:5, 3:4, 5:6 और 9:10 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो अनुपात दिए हुए हैं, जिन्हें हम बटे में भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो ये बन जाएगी हमारी भिन्न 3/4, ये बनेगी 5/6 और ये हो जाएगी 9/10। अब चेक कर लेते हैं कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब ऐसी सिचुएशन में एक तरीका हम और लगा सकते हैं, क्योंकि नंबर छोटे हैं। जो ऊपर अंश दिए हुए हैं सभी को 10 से गुणा कर देते हैं, तो ये 20 बनेगा, ये 30, ये 50, ये 90। ध्यान रहे सभी को एक जितनी संख्या से ही गुणा करना है। तो अब इसको जब भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5 चौके 20, ये हो जाएगा 4 7 28, यानी 7 पॉइंट कुछ आएगा। ये 6 8 48, 8 पॉइंट कुछ आएगा, और ये 10 9 90 9। तो इनमें देख रहे हैं सबसे बड़ी वैल्यू है 9, जो कि हमें कहाँ से मिली है, 9/10 से। तो 9:10 ये सबसे बड़ा है। एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। पहले 3 दिनों का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तथा अंतिम 3 दिनों का औसत 29 डिग्री सेल्सियस था। तो चौथे दिन कितना तापमान था। तो हमें पहले तो पूरे सप्ताह का दे रखा है कि 7 दिनों का तापमान था 30 डिग्री। तो जब हम दी गई संख्या को औसत से गुणा करते हैं तो हमें टोटल मिल जाता है। तो कुल तापमान हो गया 210 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह पहले 3 दिन का दे रखा है हमें 28 डिग्री सेल्सियस। तो पहले 3 दिन का कुल कितना हो जाएगा, 28 तिया 84 डिग्री। और अंतिम 3 का भी दे रखा है, अंतिम 3 का औसत है 29, तो 29 तिया 87। तो पहले 3 और अंतिम 3 को जोड़ देंगे तो 6 दिन हमारे पास हो जाएंगे। 6 का टोटल हो गया 4 7 11, 8 8 16 और 1 17। अब एक दिन बच गया है चौथा। तो टोटल 7 दिनों का 210 और 6 दिनों का 171, तो बचे हुए दिन का हो जाएगा, यानी इसको हम डायरेक्ट घटा देंगे। तो 210 में से 171 घटाएंगे तो 39 डिग्री सेल्सियस ये चौथे दिन का तापमान था। लाभ और हानि का प्रश्न है। एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करते हुए 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम वजन ही तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। तो उसे वजन तो इस्तेमाल करना था 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन वो यूज़ कर रहा है 800 ग्राम। तो हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं कितने ग्राम का वह प्रॉफिट ले रहा है, यहाँ 200 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है, यही उसका लाभ है। लेकिन हमें चाहिए लाभ प्रतिशत। तो अब ये जो 200 ग्राम उसे प्रॉफिट हो रहा है, ये किस पर हो रहा है, ये इस 800 पर होगा, क्योंकि वो कितना तोल रहा है वजन 800 पर ही। जितना भी प्रॉफिट होगा हमेशा तोली गई जो माप है उस पर ही होता है। तो 200/800 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 चौके 8, 4 से कटेगा 100 25 पर, तो 25% उसे लाभ हो रहा है। कैलकुलेशन से कई बार डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। 999 के स्क्वायर में से 998 का स्क्वायर हमें घटाना है। अब वैसे 999 का स्क्वायर निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो कोई एक हमें ट्रिक अपनानी होगी। तो हम इस 999 को ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, और 998 को मान लेते हैं ये हमारा बी है। अब ये क्या बन गया है, ए का स्क्वायर, और ये बन गया बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यदि हम फॉर्मूला लगाएं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम इसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए प्लस बी, ए है 999 और बी है 998, इसकी हमें गुणा कर देनी होगी इन दोनों के अंतर से। तो 999 माइनस 998, तो ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक ही किसी के साथ गुणा करो, आंसर उतना ही रहता है, यानी इतना ही आंसर आएगा। तो 999 और 998 को जोड़ना है, ये 1000 से 1 कम है और ये 2 कम है, तो 2000 से 3 कम हो गए, तो 1997 ये हमारा आंसर होगा। राम ने कुछ धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। यदि ब्याज की दर 11% होती तो 360 रुपये ज़्यादा ब्याज ले पाता। राम ने कितनी धनराशि उधार दी, यानी पहले तो उसने 8% धनराशि 8% दर से उधार दी थी, बाद में वो यदि 11% कर देता तो 360 रुपये ज़्यादा ब्याज मिल पाता। यानी इसको ऐसा समझिए कि यदि वो ब्याज की दर है वो 3% बढ़ा देता तो कितना ज़्यादा ब्याज ले पाता,
360 रुपये। तो इस 3% की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, 360 हो जाएगी, क्योंकि 3% बढ़ाने से इतना फ़र्क आ जाता ब्याज में। यहाँ से 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की 360 है तो 1 की हो जाएगी 3 से जब इसको भाग देंगे तो 120, 1% बराबर 120। हमें बताना है कितनी धनराशि उधार दी थी। तो जो भी मूलधन होता है या धनराशि होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो 1% की वैल्यू 120, 100% की वैल्यू हो जाएगी 12,000 रुपये। तो इतनी राशि उसने उधार दी थी। एक गांव की जनसंख्या 8,000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो 10% की हम डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या 10 से क्या हो रही है 11। कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष। तो दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगी 10 से 11। अब गुणा करके देखें तो 10 दाए 100। तो जनसंख्या यदि शुरू में 100 थी तो 2 साल बाद क्या हो जाएगी 11 × 11, यानी जनसंख्या 100 से 121 हो रही है। लेकिन जनसंख्या है कितनी वास्तव में 8,000 है, यानी 100 की वैल्यू क्या है 8,000 है। तो 100 का कितना गुना है 80 गुना है। तो इधर भी हम 80 से गुणा कर दें, 0 से यहाँ 0 लगेगी, 8 एकम 8, 12 8 96। तो 2 साल बाद 9,680 होगी। कितने समय में 25% की दर से कोई राशि 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना होने का मतलब 1 से राशि 3 हो जाती है। तो कितना ब्याज बन रहा है 2 ब्याज बनेगा। अब ये कितने सालों में बनेगा 25% की दर से, ये हमें बताना है। तो जो साधारण ब्याज का सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, उसको लगाएंगे। वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और नीचे 100। अब इनमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना है 2 बन रहा है, क्योंकि राशि 1 से 3 हो गई, 2 ब्याज बना है। मूलधन राशि हमें क्या हो जाएगी, राशि शुरू में कितनी थी 1 थी। रेट क्या दे रखा है, दर है 25% और टाइम हम ज्ञात कर रहे हैं और नीचे लगेगा 100। 25 चौके 100, 4 की इधर गुणा होगी 8। तो 8 साल में कोई राशि 25% की दर से 3 गुना हो जाएगी। 2 बर्तनों में नमक पानी का अनुपात 3:2 तथा 4:1 है। इन दोनों बर्तनों को मिलाकर किसी तीसरे बर्तन में डाल दें तो नए बर्तन में नमक पानी का अनुपात क्या होगा। तो जो पहला बर्तन है उसमें हमें दे रखा है नमक और पानी का रेशियो 3:2, दूसरे में हमें दे रखा है नमक और पानी 4:1 के अनुपात में। एक चीज़ देख रहे हैं कि दोनों ही बर्तन में जो मिश्रण है वो समान मात्रा में, क्योंकि यहाँ 3 और 2 का जोड़ 5 हो रहा है, यहाँ भी 4 और 1 5, यानी मिश्रण की मात्रा समान है, अनुपात अलग अलग है। अब इन्हें जोड़ के एक नए बर्तन में हमें डाल देना है। तो पहले इनकी अलग अलग मात्रा देख लेते हैं। नमक है यहाँ 3 अनुपात कितने में से 5 में से, और यहाँ पानी है 2 अनुपात 5 में से। इसी तरह यहाँ हो जाएगा 4/5 और 1/5। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी मिश्रण की मात्रा समान हो तो नमक के अंदर नमक ऐड होगा और पानी वाला पानी में हमें ऐड कर देना, तो नया अनुपात मिल जाएगा। तो 3/5 और 4/5 ये जुड़ेंगे और 2/5 और 1/5 ये आपस में जुड़ेंगे। तो नीचे हर समान है तो ऊपर 3 और 4 साथ जुड़कर 5, और नीचे 2 और 1 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो नए बर्तन में नमक पानी का अनुपात होगा 7:3। 1.43, 1.87, 20.9 का HCF निकालना है। तो एक बार हम पॉइंट को भूल जाते हैं। हमारे पास संख्याएं हैं 143, 187 और 209। इनका HCF निकालें। तो HCF का एक तरीका ये होता है कि हम जहाँ पर भी अंतर कम होता है वे 2 संख्याएं ले लेते हैं। यहाँ अंतर ज़्यादा है, ये अंतर कम है। तो 13 और 9 22 का अंतर है। तो या तो 22 ही HCF होगा। 22 हो नहीं सकता क्योंकि 22 तीनों संख्याओं को भाग नहीं कर रहा है। तो उसके बाद 22 के अपने फैक्टर कर लेने हैं। तो 11 दूने 22। अब 11 से हम चेक करेंगे। 11 से जब इसको भाग करते हैं 11 एकम 11 3 33 पूरा हो जाएगा। इसी तरह ये 11 एकम 11 7 77 ये भी हो जाएगा। 11 एकम 11 9 बचेगा 99, ये भी 11 से भाग हो जाएगा। तो HCF क्या आ चुका है हमारे पास 11 आ चुका है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट भी लगे हुए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सबसे छोटी संख्या है इसमें पीछे से 2 अंक छोड़कर पॉइंट है। तो यहाँ भी हमें 2 अंक छोड़ने होंगे, यानी 0.11 इसको भाग कर रहा है। यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है। तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बड़ी संख्या है और ये हमने बहुत छोटा लिया है। तो यही हमारा HCF हो जाएगा। एक रेलगाड़ी की चाल 60 मीटर पर सेकंड है। यह 400 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो यह रेलगाड़ी कितनी लंबी है। तो एक चीज़ हमें देख रहे हैं कि रेलगाड़ी की चाल दे रखी है और यह भी बता दिया कि ये 30 सेकंड में कोई दूरी तय कर लेती है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टी टाइम। तो यहाँ से हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। इसकी स्पीड है 60 और कितना टाइम लेती है ये पुल को पार करने में 30 सेकंड। यानी रेलगाड़ी ने कुल क्षैतिज 1800 मीटर दूरी तय की है। अब 1800 मीटर दूरी में 400 मीटर का पुल है, ये यदि हम घटा देंगे तो बाकी बचेगी 1400 मीटर। ये 1400 मीटर क्या हो जाएगी, इस रेल की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि जब भी रेल किसी पुल को पार करती है तो उसे अपनी भी दूरी तय करनी होती है।
A अनुपात B अनुपात C है 2, 3, 4 के अनुपात में, तो हमें बताना है A बटा B, B बटे C और C बटा A का अनुपात क्या होगा। तो पहले दिए गए अनुपातों को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले A बटा B है और A और B का अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3 है, तो ये हमने यहाँ लिखा 2 अनुपात 2 बटे 3। इसी तरह B बटे C को लिखेंगे, इनकी वैल्यू क्या है 3 और 4, तो ये हो गया 3 बटे 4। इसी तरह C और A यानी 4 और ये आएगा नीचे 2। अब हमें क्या करना है, इसको केवल सिंप्लीफाई करना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने का जब ऐसे अनुपात दिए हों सबसे अच्छा तरीका है, जैसे ये पहला अनुपात है 2, इसके नीचे 3 है, तो इस 3 को भूलते हुए इस 2 की इन दोनों के साथ गुणा कर देनी है। तो 4 दूने 8 दूने 16। अगली बार ये अनुपात लेना है और इसके नीचे है उसको भूलते हुए बाकी दोनों के साथ गुणा कर देनी है। तो 3 3 9 दूने 18। यही काम तीसरे के साथ, तीसरा अनुपात लेंगे, इसके नीचे वाली संख्या को छोड़ते हुए बाकी दोनों के साथ गुणा। 4 चौके 16 3 48। अब सारे 2 पर कट रहे हैं, तो 8 अनुपात 9 अनुपात 24 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यदि P का 125% 100 है तो P का मान क्या है। तो P हमारी कोई संख्या है, इसका 125%, का मतलब हमेशा गुणा होता है, यानी P का गुणा कर दें हम 125% से। 125% है, प्रतिशत को हटाकर हम नीचे क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। ये कितना है, 100 है, तो यहाँ से P का मान डायरेक्ट निकल आएगा। P बराबर यहाँ 100 है, ये 125/100 यहाँ गुणा में है, तो बराबर के जब दूसरी तरफ इसको लेके जाएंगे तो ये उलट जाएगा, यानी 100 ऊपर आएगा और 125 नीचे। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, 25 चौके 100 और 25 5 125, 5 पर ये कटेगा 20 बार, 20 चौका 80, यानी P का मान 80 है। P, Q, R किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो P को काम करने में लगते हैं 10 दिन, Q को लगते हैं 12 दिन और R को लग जाते हैं 15 दिन। अब कहता है तीनों यदि एक साथ काम करें तो इस एक काम को करने में, तो सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि काम है कितना। वो कहाँ से निकलता है, जब हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो 10, 12, 15 इनका एलसीएम होता है 60। हमने यह मान लिया कि कुल काम 60 है। अब P है 10 दिन में ये 60 काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा। 10 दिन में 60 है तो एक दिन में हो जाएगा 6। इसी तरह Q 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 5, और Q 15 चौके 60 यानी एक दिन में 4 काम करेगा। ये आगे इनकी एक एक दिन की कार्यक्षमता। अब तीनों को मिला के काम करवाना है एक साथ, तो इनकी कार्यक्षमता हो गई 6, 5, 11 और 4 15, यानी तीनों मिलकर एक दिन में अब 15 काम कर सकते हैं। तो 60 काम करने में तीनों कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। 4 दिन में काम समाप्त। रीजनिंग का क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो बेसिकली इनके बीच हमें एक रिलेशन ढूंढना होता है, चाहे हम इस तरह रो वाइज देखें या कॉलम वाइज। तो पहले हम इस तरह चेक करते हैं रो के माध्यम से। बीच में यहाँ पर 81 लिखा हुआ है, तो 12 और 15 को जोड़ दें यदि तो 27 बनता है, और 27 का ये है 3 गुना। इसी तरह दूसरी रो में देखें, अंतिम दोनों को यानी पहले और तीसरी को जोड़ें, 15 और 18 होते हैं 33। 33 को 3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 99। तो यानी ये जो हमने सीखा है ये इन दोनों पर अप्लाई हो रहा है कि हम बाहर के संख्याओं को जोड़ देंगे और 3 से गुणा करेंगे तो बीच का नंबर मिल जाएगा। तो इसी को हम तीसरे पर भी अप्लाई करेंगे। तो 17 में हम क्या जोड़ दें और उसको 3 से गुणा करें कि 120 बन जाए। तो 17 में हम मान लेते हैं कि हमने x को जोड़ दिया और इसको हम 3 से गुणा करेंगे और अब ये 120 बन जाएगा। तो 17 प्लस x, ये 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 40 या 120 होते हैं तो ये 40 आएगा। तो x का मान 40 में से हम 17 इधर आकर माइनस होगा तो 23, यानी यहाँ पर क्या आएगा, संख्या 23 आएगी। रीजनिंग का प्रश्न है और ये विलुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें यहाँ इस तरह क्रॉस वाइज, तो ये 5 7 35 है, यानी 5 को 7 से गुणा करेंगे 35 बन रहा है। इसी तरीके से हमें 8 को भी 7 से गुणा करनी होगी, तो 8 7 56, लेकिन 56 ऑप्शन में नहीं है, तो कोई और तरीका हमें अपनाना होगा। एक और यदि तरीका देखें, 5 का यदि हम कर देते हैं वर्ग तो 25, और 25 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। वो कहाँ से मिलता है, 5 गुणा 2 10। अब यही तरीका यहाँ लगाएं। सबसे पहले हम 8 का कर देते हैं वर्ग, तो वो हो जाएगा 64। इसमें क्या जोड़ेंगे हम, 8 गुणा 2, जैसे यहाँ 5 गुणा 2 था तो 8 गुणा 2 16, 64 और 16 80। तो 80 ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे देख सकते थे, 5 इसको 2 बढ़ाते हुए गुणा कर रहे हैं, 5 7 35, तो 8 को भी हम 2 बढ़ाते हुए यानी 8 गुणा 10, तब भी हम 80 निकाल सकते थे। ऑप्शन को ध्यान में रखना अनिवार्य है। यदि 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 105 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो
तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो ऐसे सभी क्वेश्चन के अंदर हम एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मान लेते हैं। तो एक वस्तु का हमने क्रय मूल्य मान लिया कि वो CP है और एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमने मान लिया SP है। अब 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का यदि विक्रय मूल्य SP है तो 84 का हो जाएगा 84 SP। और अब आएंगे क्रय मूल्य पर 105 के, एक वस्तु का क्रय मूल्य CP है तो 105 का हो जाएगा 105 CP। इन्हें हमने इक्वल पुट कर देना है और यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बना लेंगे। तो 105 को इधर लेके आएंगे 84 के नीचे और CP उधर पड़ा है, SP को यहाँ नीचे ले जाएंगे। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 84 और 105। इसका मतलब सभी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना है 84 रुपये और बेची है हमने 105 में। तो 84 में खरीद कर 105 में जब बेचते हैं तो हमें 21 रुपये का लाभ होता है क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है। लाभ प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है 84 रुपये और 100 से गुणा करेंगे ताकि प्रतिशत बने। 21 चौके 84, 4 से कटेगा 25 पर, तो 25% लाभ प्राप्त होगा। मोहन एक कार को 5 घंटे चलाता है तथा प्रत्येक घंटे के बाद कार की गति को 2 गुना कर देता है। 5वें घंटे में उसकी चाल यदि 128 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा की औसत चाल बताएं। तो 5वें घंटे में उसकी चाल थी 128 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रत्येक घंटे में वह उस चाल को डबल करता जा रहा है, यानी ये डबल होकर 5वें घंटे में पहुंची है। तो चौथे घंटे में क्या होगी, इसकी आधी होगी। तीसरे घंटे में इस 64 की आधी होगी 32, दूसरे घंटे में 32 की आधी 16 और पहले घंटे में थी 8, यानी इस गति से वह जा रहा है। प्रत्येक घंटे में उसने चाल को डबल किया है। हमें पूछा है पूरी यात्रा की औसत चाल। औसत चाल कहाँ से निकलती है, जब हम पूरी चाल को जोड़कर टोटल निकाल लेंगे और 5 घंटे हैं तो 5 से भाग दे देंगे। तो 16 और 64 हो गए 80, 32 और 8 40, 80, 120 और 128 यानी 248 किलोमीटर ये कुल चाल है और घंटे हैं हमारे पास 5। तो 5 चौके 20, 4 48, 5 निम्न 45, पॉइंट लगे 3 बचे हैं 30 हो गए, 5 6 30, तो 49.6 किलोमीटर प्रति घंटा ये पूरी यात्रा की औसत चाल है। एक कार 24 सेकंड में 200 मीटर चलती है तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो 24 सेकंड में वो यात्रा करती है 200 मीटर, किलोमीटर प्रति घंटा यानी हमें 1 घंटे में पहले देख लेना होगा कि उसकी कितनी दूरी तय की गई है। तो 24 सेकंड में 200 मीटर, इसको यदि हम 5 से गुणा कर दें तो ये बन जाएगी हमारे पास 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब ये हो गई हमारे पास 2 मिनट। यहाँ 5 से गुणा किया है तो इधर भी दूरी भी 5 गुना हो जाएगी यानी 1000 मीटर। तो 2 मिनट में 1000 मीटर, हमें चाहिए घंटे में, 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो हम इसको 30 से गुणा कर देंगे तो ये 60 मिनट बन जाएगी। तो यहाँ भी हमें 30 से गुणा करनी होगी तो 30,000 मीटर। 60 मिनट यानी 1 घंटा, 30,000 मीटर, इसके यदि हम किलोमीटर बनाएं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये बनेगी 30 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 30 किलोमीटर यात्रा करती है। तो कार की चाल हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। एक छात्र 210 अंक प्राप्त करता है और 14 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा कितने अंकों की थी। तो छात्र ने प्राप्त किए हैं 210 अंक लेकिन 14 अंकों से असफल हो गया। इसका मतलब यदि उसके 14 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता, यानी पास होने के लिए चाहिए 224 अंक। और इसी बीच वो यह भी कह रहा है कि पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, यानी प्रतिशत में तो चाहिए 35%, अंक लेने हैं तो 224। तो दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगी 224/35। अब पूछा है परीक्षा कितने अंकों की थी, तो परीक्षा अपने आप में 100% अंकों की होती है, तो अधिकतम परीक्षा हो जाएगी, यानी हम डायरेक्ट इसको 100 से गुणा कर देंगे ताकि 100% की वैल्यू मिले। 5 पर काटेंगे, 5 7 35 और ये 20 5 100, 7 पर ये कट रहा है, 7 21, 1 14, 2 32 और 20 की गुणा हो जाएगी 640। तो परीक्षा 640 अंकों की थी। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 15%, 25% की कमी की जाती है, जबकि ऊंचाई में 60% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहला काम करेंगे कि ये सभी जो प्रतिशत दिए हैं इनको हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन बनाने के लिए प्रतिशत हटाकर नीचे 100 लगाएंगे, तो 5 पर कटेंगे दोनों, 3/20 हो जाएगी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई पर क्या फ़र्क पड़ा है, 15% की कमी हुई है, यानी 20 पर 3 की कमी हो गई। पहले 20 थी तो अब 17 रह गई। चौड़ाई में भी कमी है, 4 पर 1 की, पहले 4 यूनिट थी तो अब 3 रह गई। जबकि जो ऊंचाई है उसमें वृद्धि हुई है, 5 पर 3 की वृद्धि, तो पहले यदि 5 थी तो अब 8 हो गई है। तो हमें चाहिए आयतन में क्या फ़र्क पड़ा है, तो आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनकी गुणा होती है,
तो तीनों को हम गुणा कर लेते हैं, जो कट रहे हैं वो पहले काट देते हैं। 4 से ये कटेगा 2 पर, और भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 20 पंजे 100 बन रहा है, तो काटने की आवश्यकता नहीं है। 17 × 51 दूना 102। इसका मतलब क्या हुआ, घनाभ का आयतन था शुरू में 100 यूनिट, और जब ये तीनों बदलाव कर दिए तो वो हो गया 102 यूनिट। तो हम देख रहे हैं 2 यूनिट बढ़ गया है। कितने पर बढ़ा है, 100 पर। तो हम कहेंगे कि डायरेक्ट 2% की आयतन में वृद्धि हुई है। 7200 के 17 सही 1/2% के 3 सही 1/4% के 33 सही 1/3% का मान बताएं। ये जो बीच में हमें के दे रखे हैं या यहाँ पर का लिखा होता तो इन सभी की गुणा, इसका मतलब गुणा होती है, यानी गुणा हो जाएगी, सभी की आपस में हमें गुणा करनी है। तो 7200 गुणा 17 दूने 34 और एक 35/2 है ये, तो 35/2, और प्रतिशत भी लगा है। ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। तो 100 की 2 से गुणा होगी 200 हो जाएगा। यही काम यहाँ होगा, 4 × 12 और 1 13, नीचे 4, प्रतिशत हटेगा तो उसकी 2 जीरो लग जाएगी, और 100 × 33 = 99 और 100 हो गया 100/3। तो 3 के साथ भी प्रतिशत है तो 2 जीरो लग जाएगी। अब जो कट रहे हैं वो काटेंगे, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 2 पर कट गया ये 36, 4 पर कट रहा है 9 और ये 4 पर कट रहा है 100, ये 3 से यहाँ कैंसिल हो गया। तो अब ऊपर गुणा करके डायरेक्ट हम 2 पॉइंट लगा देंगे क्योंकि नीचे 100 है। तो 35 × 105 गुणा कर देंगे 13 से, तो 13 × 5 = 65 और 13 कम 13, नीचे 100 है तो 2 अंक छोड़ के 13.65 ये मान होगा इसका। 4 की पावर 999 को 7 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। तो चाहे जितनी मर्जी पावर हमें दे रखी हो, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो पावर हमें दी है इसको हमेशा 4 से हमें भाग करना होगा। चाहे कोई भी सवाल है, हमेशा हम 4 से ही भाग करेंगे। 4 से भाग करने का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंकों को ही भाग करके देख लेंगे तो हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर जब 4 से भाग करते हैं तो 96 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता। शेष कितना बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि 4 की पावर 3, इसे हमने 7 से भाग देना है। इस तरह से क्वेश्चन को छोटे से छोटा बना लेना है। अब 4 की पावर 3 हम जानते हैं कितनी होती है, 64 होती है। 64 को 7 से भाग देंगे, 7 × 9 = 63, 1 शेष बचेगा, तो 1 आंसर होगा। 12 संख्याओं का औसत 60 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं में से प्रत्येक में से 12 घटा दें और अंतिम 7 संख्याओं में प्रत्येक में 10 जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा। शुरू में हमारे पास 12 संख्याएँ थी, उनका औसत है 60। अब पहली 5 संख्याएँ हैं, उन सभी में हमने 12 घटा देना प्रत्येक में से, तो 5 संख्याओं में से हम 60 माइनस कर देंगे, और अंतिम 7 हैं उन सभी में हम प्रत्येक में 10-10 जोड़ रहे हैं, तो हम कितना जोड़ देंगे, 70। तो टोटल 12 संख्याओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, 60 घटाया है 10 जोड़ा है, इसका मतलब हमने 10 की वृद्धि की है। ये 10 ही नया औसत बनाएगा। तो ये जो 10 हमने वृद्धि की है ये कितनी संख्याओं पर होगी, सभी 12 संख्याओं पर, या यूँ कहें तो इसको 2 पर काटें, 5/6 प्रतिशत बना लें। यदि इसको पॉइंट लगेगा तो 50 हो गया, 6 × 8 = 48, 2 × 20, यानी 0.83 की वृद्धि हो गई। तो पूछा नया औसत क्या होगा, पहले 60 था अब 83 बढ़ गया है, तो नया औसत हो जाएगा 60.83। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 18, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो पहले यह ज्ञात कर लेते हैं कि ये 9 शेष नहीं बच रहा, यानी वह संख्या ज्ञात कर लेंगे जो इन तीनों से पूरी पूरी भाग हो रही है और सबसे छोटी है। तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 15, 18, 27 इनका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने की बहुत विधियाँ होती हैं। तो एक विधि है कि इसके टुकड़े कर लो, बड़े टुकड़े करेंगे, 9 × 3 = 27, 18 के हो जाएंगे 9 दूने 18, 15 के हो जाएंगे 5 × 3। अब देख रहे हैं 9 2 बार है तो 1 बार बाहर लिखा जाएगा, 3 यहाँ भी और यहाँ भी है तो 1 बार लिखा जाएगा। यहाँ क्या बच गया, 5 और कहीं नहीं है, और यहाँ बचा है 2, तो इनकी गुणा कर देंगे, 2 × 5 = 10 और 27 × 270, यानी 270 वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि इन तीनों से पूरी पूरी भाग हो जाती है। लेकिन हमें पूरा पूरा भाग नहीं करना, हमें हर बार 9 शेष बचाना है, तो इसमें हम 9 ऐड कर दें। तो 279 वह संख्या है कि जिससे हम 15, 18, 27 से भाग करेंगे तो 9 शेष बचेगा। 4 घंटियाँ क्रमशः 12, 15, 20 व 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी यदि शुरू में एक साथ बजी हो। तो एक साथ बजने वाले जो क्वेश्चन होते हैं घंटी के, उसमें हमें डायरेक्ट इनका पहले तो एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो 12, 15, 20, 30 इनका एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से भाग हो जाए। तो सबसे बड़ी संख्या का हम टेबल पढ़ते हैं, तो 30 तो इन सब से भाग नहीं हो रहा,
60 से देखते हैं तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिए 60, 30 दूनी 60, तो 60 हो गया एलसीएम। यानी प्रत्येक 60 सेकंड में वे सभी घंटियाँ एक साथ बजती हैं। हमसे क्या पूछा है, 6 घंटे में कितनी बार, तो ये तो है 60 सेकंड, और 1 घंटे में हमें पता है कितनी सेकंड होती हैं 3600, और 6 घंटे में 6 से गुणा कर देंगे, कुल इतना समय है। इसमें वो 60 सेकंड में प्रत्येक बार एक साथ बजती हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6, तो 360 बार बज जाएंगी एक साथ। एक वो कह रहा है कि शुरू में एक साथ बजी हो, तो वो एक हम जोड़ देंगे, तो 361 बार वो एक साथ बजेंगी 6 घंटे में। T20 क्रिकेट फाइनल मैच में हार्दिक पांड्या ने 20 रन देकर 3 विकेट लिए, जिससे उसका गेंदबाजी औसत 26.2 से घटकर 25.5 हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में उसने कुल कितने विकेट लिए हैं सभी मैचों में, ये बताना है। तो हमें देखा है कि फाइनल शुरू होने से पहले के जितने मैच थे उसमें उसका औसत था 26.2, फाइनल में उसका प्रदर्शन है 20 रन देकर 3 विकेट। इससे उसका फाइनल को मिलाकर सभी मैचों का औसत कितना हो चुका है, 25.5। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि औसत गेंदबाजी औसत कैसे निकाला जा सकता है, दिए गए रन और ली गई विकेटें, इसको जब हम भाग करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.66। ये इस एक मैच का औसत आया है, फाइनल मैच का। अब हमारे पास 3 तरह के औसत हो चुके हैं, एक तो फाइनल से पहले के सभी मैचों का औसत, ये फाइनल का औसत, और ये है उसके खेले गए सभी मैचों का औसत। तो एलिगेशन मेथड का यूज़ करते हुए आसानी से अब हम निकाल सकते हैं। तो एलिगेशन कैसे लगता है कि पहले तो लिखेंगे हम 26.2, ये तो हो गया उसका पुराना औसत, और नया औसत क्या है इस एक मैच के लिए 6.6, और जो ओवरऑल औसत होता है टोटल, ये हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। उसके बाद तिरछा अंतर लिया जाता है, तो 262 और 255 पॉइंट को भूलते हुए यहाँ पर अंतर है 7 का, इसी तरह यहाँ पर अंतर हो जाएगा 189 का। ये जो नीचे आते हैं 7 और 189, ये क्या होता है, ये अनुपात आता है इसका कितनी विकेटें उसने ली है। तो अभी भी ये कट रहा है 7 पर 27, और ये 7 एकम 7, यानी 27:1, ये उसका विकेटों का अनुपात आ चुका है। पूछा क्या है कि उसने कुल कितने विकेट लिए हैं, कुल विकेट हम देख रहे हैं 27 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो कुल हो गया 28 यूनिट विकेट। एक की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, हमें हमारे पास आया है कि फाइनल मैच में उसका अनुपात है 1, लेकिन फाइनल में कितनी विकेट है, 3 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 28 की वैल्यू 28 दिए 84, तो उसकी कुल 84 विकेट है।